हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे पर्सनल प्रॉपर्टी के बारे में। पर्सनल प्रॉपर्टी के बारे में पर्सनल प्रॉपर्टी क्या होती है? यूँ तो आप कह सकते हैं एक व्यक्ति या फर्म, दुकान या कंपनी के पास में जो उसकी प्रॉपर्टी है वो पर्सनल प्रॉपर्टी है। बात सत्य है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और विशेष अर्थ में हम पर्सनल प्रॉपर्टी का अर्थ ले रहे हैं। वह यह है कि यदि हम व्यक्तिगत तौर पर कहें तो हम यह मान लेते हैं कि व्यक्ति के पास या व्यक्ति खुद अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, एक साधन है। अर्थात यहाँ पर आप कह सकते हैं यह एक गलत बात है। व्यक्ति को एक भौतिक वस्तु मानना गलत बात है। व्यक्ति को एक साधन या संसाधन मानना एक गलत बात है। लेकिन फिर भी व्यक्ति आर्थिक विकास का एक माध्यम है। चलिए, फिर भी हो सकता है गलत हो, लेकिन कुछ समय के लिए मान लिया व्यक्ति एक अपने आप में पदार्थ या भौतिक वस्तु या अपने आप में एक साधन या संसाधन है। तो अर्थात जो व्यक्ति का आर्थिक विकास निर्भर करता है वह उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, या ये कह लीजिएगा किसी विशेष बात को समझाने के लिए यहाँ पर इस मान्यता को लेकर के हम चल रहे हैं। आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि इस माध्यम से या इन शब्दों या इस अर्थ के माध्यम से हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। हम बताने का उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति जब एक साधन है, एक प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी या एक इकाई के रूप में है, तो जब एक प्रॉपर्टी के रूप में है, अर्थात व्यक्ति को जो रिटर्न मिलता है, व्यक्ति को जो इनकम मिलती है या व्यक्ति की जो सेल्स होती है वह उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होती है। तो अर्थात व्यक्तिगत प्रॉपर्टी में, पर्सनल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जिनकी कीमत हमें सोसाइटी से, मार्केट से या सेल होने पर प्राप्त होती हैं। अर्थात हम अपने विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट विभिन्न रूपों में, विभिन्न जगहों पर, विभिन्न व्यक्तियों को, विभिन्न फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विसेज को हम सेल्स करते हैं, बेचते हैं। कहने का अर्थ है कभी हम मंथली के रूप में, कभी किसी समय विशेष के लिए या किसी छोटे से टाइम के लिए जो है। अर्थात हमारे पास में खुद के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कौन कौन से माध्यम होते हैं, कौन कौन से साधन होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से रास्ते होते हैं, इस पर सोचने की, विचारने की और इनके विस्तार करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे सोर्स ऑफ इनकम डेवलप होते हैं। तो जब सोर्स ऑफ इनकम डेवलप होने के लिए हमारे पास में प्रॉपर्टी के रूप में बहुत कुछ होना चाहिए, अर्थात प्रॉपर्टी डेवलपमेंट होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? नंबर 1 पर तो आते हैं कि एज खुद अपने आप में एक प्रॉपर्टी होती है। कहने का अर्थ है कि जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, अर्थात एक समय के बाद में एज के अनुसार इसकी कीमत में क्या अंतर आता है। अभी जैसे एक बालक है तो एज के अनुसार उसका उपयोग, अर्थात उसके द्वारा क्या लाभ हो सकते हैं,
उसके द्वारा क्या लाभ हो सकते हैं, लेकिन जब वो मान ली उसके लाभ घर में हो सकते हैं कि चलो ठीक है, घर में कोई छोटा मोटा कार्य है, ठीक है, चलो वो कर लेता है। लेकिन जब वो बालक एक युवा हो जाता है, अर्थात उसकी युवा अवस्था के साथ ही, उसकी एज बढ़ने के साथ में उसकी प्रॉपर्टी बढ़ती है, उसकी कीमत बढ़ती है, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है, उसकी उपयोगिता बढ़ती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। अब जब किशोर अवस्था में हो जाता है तो वहाँ पर ये संभावना व्यक्त की जाती है कि यदि हम इसको लेबर के रूप में रखते हैं, यदि इसको हम लेबर के रूप में रखते हैं तो इससे हम कम से कम 25-30 साल तक हम इससे कार्य हम ले सकते हैं। उसी आधार पर यदि कोई व्यक्ति अपनी युवावस्था में किसी बिजनेस को यदि स्टार्ट कर लेता है तो ये वो सोच सकता है कि इससे कम से कम हम 30-40 साल तक हम इस बिजनेस से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या जो हमारा बिजनेस माइंडसेट है उससे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, 30-40 50 हो जाती है, उसके बाद में फिर वह एज कहना चाहिएगा ढलान की अवस्था में आ जाता है। तो अब यहाँ पर 50 के बाद में एज के रूप में जो प्रॉपर्टी है या एज के रूप में जो उपयोगिता है वो धीरे धीरे घटने लगती हैं, क्योंकि अब दूसरे को भी ये मालूम है कि अब इनकी जो योग्यता है या एक क्षमता है या पावर है या ताकत है वो अब ढलान पर आ गई। तो अर्थात एज के साथ स्टार्टिंग में एज बढ़ने के साथ उसकी कीमत बढ़ती, उसकी वैल्यू बढ़ती है, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। लेकिन 50 के बाद में एज बढ़ने के साथ ही साथ उसका मतलब उसकी जो वैल्यू है एज के कारण वैल्यू घटने लगती है और यही 60-62 के बाद में तो गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, ठीक है। लेकिन वैसे भी 60-62-70 के बाद में और उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, अर्थात जहाँ पर एज फैक्टर के कारण वो घर से बाहर निकलने का प्रयास करता है, वहीं 60-65 के बाद में 70 के बाद में वो बाहर से घर की ओर आने का प्रयास करता है, क्योंकि अब उसके लिए संघर्ष करना मुश्किल हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि ये एक एज फैक्टर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या कॉमर्शियल डेवलपमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर निभाता है। अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक साधन के रूप में, एक वर्कर के रूप में यदि हम किसी को प्राथमिकता देते हैं तो वह निश्चित तौर पर युवा वर्ग होता है और किसी भी कार्य में युवा वर्ग, उसमें जोश हो सकता है, उत्साह होता है, ताकत होती है और साथ ही साथ उसके पास में वर्किंग लाइफ ज़्यादा होती है। तो परिणाम दूसरे की अर्निंग में हेल्प करने की भी उसका टाइम ऑफ पीरियड वो लंबा होता है। इस प्रकार से ये कह सकते हैं यह एक एज फैक्टर प्रॉपर्टी के मामले, पर्सनल प्रॉपर्टी के मामले में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दूसरी चीज़ आती है कि हेल्थ फैक्टर यह भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज है और यदि हेल्थ स्ट्रांग नहीं है तो भी मामला गड़बड़ है। यदि हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है, भले ही एज क्यों ना हो, भले ही एज आपको सूट कर रही है, ठीक है, लेकिन यदि आप हेल्थ के रूप में आप कमज़ोर हैं या फिर फॉल्टेड हेल्थ का अर्थ यह कि यदि आप बीमार रहते हैं, यदि आप किसी बीमारी का शिकार हैं या फिर आपके अंदर किसी ऐसी खुराफात या आदत है जिससे आपकी हेल्थ डैमेज होती है, तो ये फॉल्टेड हेल्थ होती है। तो हेल्थ प्रॉपर्टी का काम तब करती हैं जब विदाउट
फॉल्टेड हेल्थ हो, अर्थात आपकी हेल्थ में कोई भी फॉल्ट न हो, तो यह हेल्थ प्रॉपर्टी का काम करती हैं, अर्थात तब यह हेल्थ अच्छा रिटर्न देती हैं, अच्छी कीमत आकर्षित करती है, अच्छा प्राइस खुद में ऐड करती हैं। लेकिन यदि इसमें फॉल्ट है, फॉल्टेड हेल्थ है, तो इसकी वैल्यू गिर जाती है, इसके प्राइस गिर जाती हैं, इसकी उपयोगिता गिर जाती है, इस प्रकार से कि हेल्थ की जो क्वालिटी है, ये टोटल पर्सनल प्रॉपर्टी की क्वालिटी को, क्वांटिटी को, या प्राइस को, या वैल्यू को, या इम्पोर्टेंस को, या उपयोगिता को बढ़ाती हैं। इसलिए यदि आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है, तो स्वाभाविक बात है अपनी हेल्थ को मेंटेन करिएगा और उसे फॉल्टेड हेल्थ मत बनाइएगा। कोई ऐसी आदत, चाहे वह खान पान को लेकर के हो, चाहे वह रहन सहन को लेकर के हो, चाहे वह दैनिक दिनचर्या के रूप में हो, चाहे वह वर्क के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, जिससे आपकी हेल्थ मेंटेन रहे। अब हेल्थ ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और यह हेल्थ 3 रूपों में डिवाइड होती है: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और हार्टिकल हेल्थ। अर्थात फिजिकल हेल्थ जिसमें बॉडी आपकी डिफाइंड होती है, बॉडी पार्ट्स ये हेल्थी होनी चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। क्यों? जब ये हेल्थी और स्वस्थ होंगे तभी ये सारे सामान्य फंक्शंस कर पाएंगे। दूसरी जो होती है कि मेंटल हेल्थ के मामले में आप दिमागी रूप से कितना मजबूत हैं, कितना आप स्वस्थ हैं, ये भी आपकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। भावात्मक रूप से आप कितना स्ट्रांग हैं, कहीं किसी के शिकार तो नहीं हो जाते हैं, अर्थात जल्दी किसी भावात्मक आवेश में तो आप नहीं आ जाते हैं। अर्थात ये है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और भावात्मक हेल्थ, हार्टिकल हेल्थ, ये है विदाउट फॉल्टेड हेल्थ होनी चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप उद्यमी हैं, यदि आप बिजनेसमैन हैं, तो आप खुद से बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप एम्प्लॉई हैं तो आप एक अच्छा वेतन उठा सकते हैं। इसलिए उठा सकते हैं क्योंकि आप अपनी हेल्थ के बल पर जिस फर्म, दुकान, कंपनी कि आप एम्प्लॉई हैं, उसको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। इसलिए आप अच्छा वेतन उठा सकते हैं। इसलिए हेल्थ एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी के रूप में गिनी जाती हैं। इसलिए प्रॉपर्टी के रूप में हेल्थ का भी मेंटेनेंस बेहद ज़रूरी है। इसके बाद में आती है बात नॉलेज भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। नॉलेज भी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार आपने कौन सा नॉलेज इकट्ठा किया है। नॉलेज, कितना नॉलेज है, किस प्रकार का नॉलेज है, किस क्वालिटी का है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसकी वर्तमान में मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट में इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी किसी प्रोडक्टिविटी या एक्टिविटी में, क्रिएटिविटी में क्या इम्पोर्टेंस है, उससे क्या बनाया जा सकता है, क्या बन सकता है, क्या बनने की संभावना होती है, आदि इत्यादि। इन सारे पहलुओं के आधार पर या उसके किस सेक्टर में डिमांड है, सोशल सेक्टर में है, पॉलिटिकल सेक्टर में है, या इंडस्ट्री में है, या किसी फर्म, दुकान, कंपनी में है, या किसी शहर में है, आदि इत्यादि। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के आधार पर आपकी नॉलेज एक प्रॉपर्टी का काम करती है। कहा भी जाता है कि नॉलेज के आधार पर आदमी तो वही होता है, सारे आदमी वही होते हैं। तो कोई एज के आधार पर अच्छा कमा रहा है, चाहे वह एक एम्प्लॉय के रूप में हो, चाहे वह एक बिजनेसमैन के रूप में हो, चाहे वह एक एंटरप्रेन्योर के रूप में हो। कोई एज के कारण कमा रहा है, तो कोई हेल्थ के कारण कमा रहा है, तो कोई नॉलेज के कारण कमा रहा है। इसलिए नॉलेज भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, जो कि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी को बढ़ाती है। इसलिए नॉलेज आपका
कुछ अलग होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए आदि प्रकार। नॉलेज में भी कई सारी क्वालिटी होते हैं। सिंपल नॉलेज, मैक्सिमम नॉलेज, स्पेशल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, नॉलेज यूनिक नॉलेज, कॉमन नॉलेज या जनरल नॉलेज, या किसी क्षेत्र विशेष का स्पेशल नॉलेज आदि। किस प्रकार का नॉलेज है, आप अपनी नॉलेज को किस कैटेगरी में रखते हैं, कैसे उसको स्पेशलाइज कर सकते हैं आदि इत्यादि। इस प्रकार से नॉलेज भी एक पर्सनल प्रॉपर्टी का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। पर्सनल प्रॉपर्टी का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसके अलावा एक चीज़ होती है करेक्टर भी एक प्रॉपर्टी का अंग होता है, पर्सनल प्रॉपर्टी का एक अंग होता है। करेक्टर में बिहेवियर, जिसको स्वभाव बोलते हैं, हैबिट आदत बोलते हैं। आपकी आदतें क्या हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आपकी आदतें क्या हैं, आपका स्वभाव कैसा है, यह भी एक अपने आप में एक प्रॉपर्टी का अंग माना जाता है। ये निरुद्देश्यपूर्ण आपका स्वभाव है, निरुद्देश्यपूर्ण आपकी आदतें हैं, तो यदि इनका उद्देश्य है तब तो ये प्रॉपर्टी का काम करती हैं। अन्यथा तो स्वभाव तो बन ही जाता है, आदतें बन ही जाती हैं, स्वभाव तो अपने आप में विकसित हो ही जाता है, आदतें तो अपने आप में विकसित हो ही जाती हैं। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जब हम मार्केट में आते हैं, जब हम इकोनॉमिक सेक्टर में आते हैं, जब हम कॉमर्शियल सेक्टर में आते हैं, तो वहाँ पर ये आदतें और ये स्वभाव प्रॉपर्टी का काम करती हैं। ये आपकी वैल्यू को, आपकी प्राइस को, आपकी उपयोगिता को, आपकी सक्सेस को और आपके द्वारा किसी और की सक्सेस को बढ़ाती हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि ये आदतें यदि आप में वैल्यू ऐड करती हैं, आप में यदि प्राइस ऐड करती हैं, यदि आप में ये उपयोगिता को ऐड करती हैं, तो आपके द्वारा किसी बिजनेस में, किसी फर्म, दुकान, कंपनी में, किसी प्रोडक्ट या सर्विस में वैल्यू ऐड होती है, प्राइस ऐड होती हैं। इसलिए ये स्वभाव, आदतें, बिहेवियर और हैबिट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए परिष्कृत होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी गौर करना चाहिए कि इससे आप में कितना प्राइस ऐड हो रहा है, इससे आप में कितनी वैल्यू ऐड हो रही है, इससे आप में कौन सी उपयोगिता की वृद्धि हो रही है, इससे आपकी एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी या उद्यमिता पर कितना सकारात्मक असर पड़ रहा है। क्या ये नकारात्मक हैबिट्स हैं, क्या ये नकारात्मक स्वभाव है? यदि नकारात्मक स्वभाव है, यदि नकारात्मक हैबिट्स हैं, तो आपकी वैल्यू, आपकी प्राइस डाउन होती हैं। इसलिए कैरेक्टर भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अब इसके बाद में अगली चीज़ आती है कि स्किल कार्य विशेष, क्षेत्र विशेष, स्थान विशेष, इन सब चीज़ों के मामले में किस प्रकार की स्किल है, किस प्रकार से आपने कार्य की प्रैक्टिस की है, कौन से कार्य की आपने प्रैक्टिस की है, कौन से कार्यों को बार बार करके आपने अपने अंदर एक वर्किंग योग्यता, स्किल का मतलब एक वर्किंग योग्यता का विकास करना, वर्किंग नॉलेज नहीं, वर्किंग नॉलेज तो आप पढ़ करके भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वर्किंग योग्यता विद प्रैक्टिकल, चाहे घर में या सोसाइटी में या मार्केट में या इंडस्ट्री में या किसी फर्म, दुकान, कंपनी में, आपने किस प्रकार की कौन सी योग्यता का आपने विकास किया, कौन सी स्किल को आपने विकसित किया, ये भी आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ाती हैं, आपकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाती हैं, आपके प्राइस को बढ़ाती हैं। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल से भी आपकी योग्यता को डिफाइन होता है। और हम भी एक एम्प्लॉय में ये देखते हैं, देखते हैं कि आखिरकार उसका हेल्थ कैसी है, उसकी एज कितनी है, उसका नॉलेज कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, उसका बिहेवियर कैसा है।
बिहेवियर कैसा है, तो उसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि उसमें स्किल कौन सी है, उसमें स्किल कौन सी है, क्योंकि हम उससे मैक्सिमम बेनिफिट पाना चाहते हैं, हम उससे अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं, ताकि उस पर जो कास्ट और बेनिफिट के बीच में डिफरेंस ज़्यादा हो सके, अर्थात और वह डिफरेंस बेनिफिट के पक्ष में ज़्यादा जाना चाहिए। अर्थात कास्ट मतलब उद्देश्य होता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न, अर्थात मिनिमम कास्ट मैक्सिमम रिटर्न या मिनिमम कास्ट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसके आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं कि इसमें स्किल कौन सी है। तो स्किल भी एक पर्सनल प्रॉपर्टी का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। पर इसके बाद में बात आती है कि एक्सपीरियंस भी महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। एक्सपीरियंस महत्वपूर्ण फैक्टर होता है क्योंकि नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस के बाद में सवाल इस बात का उठता है कि जब हम किसी से कार्य लेते हैं या जब हम खुद से कार्य लेते हैं तो दिमाग हमसे कार्य लेता है। तो तीन कंडीशंस आती हैं। एक तो कंडीशन ये आती है कि हम वर्कर को या खुद को प्रारंभिक नॉलेज प्रदान करते हैं, उसे हम ट्रेंड करते हैं। दूसरी चीज़ आती है गाइडेंस देते हैं, ट्रेंड करके तब उससे कार्य लेते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि गाइडेंस उसको देते हैं, गाइडेंस के आधार पर ट्रेनिंग में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, ज़्यादा कष्ट आती है, गाइडेंस में और कम। और तीसरी चीज़ होती है कि जब वह स्वतः ऑटो मोड में आ जाता है, अर्थात उसे गाइडेंस भी नहीं देना पड़ता है, उसे मालूम है हमको क्या चाहिए, और वह बिना हमसे पूछे, बिना हमसे राय लिए, बिना हमारे आदेशों की प्रतीक्षा किए, बिना हमारे आदेश के वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर देता है। ये तीन कंडीशंस होती हैं किसी भी एम्प्लॉय के मामले में। या मान लिया खुद के बारे में तो जिसके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो स्वाभाविक बात है उसको हम ट्रेंड करते हैं विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, अर्थात ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। जो अनट्रेंड है उसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। जो जिसके पास है एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक्सपीरियंस है तो उसको गाइडेंस देना पड़ता है। और जो एक्सपीरियंस से भी अगले लेवल पर है वो स्वतः संज्ञान ले लेता है और उसके आधार पर रिटर्न देता है, उसके आधार पर एक्शन लेता है, उसके आधार पर बेनिफिट देता है। ये तीन प्रकार की क्वालिटियाँ होती हैं। इन तीन प्रकार की क्वालिटियों से पर्सनल प्रॉपर्टी मेंटेन होती है। इन तीन प्रकार की क्वालिटियों से मेंटेन होती है। इसलिए यह एक्सपीरियंस वेरी इंपॉर्टेंट है। यह एक्सपीरियंस भी एक प्रॉपर्टी के संदर्भ में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो हमने कुछ चीज़ें गिनाई। अब इसके बाद में क्या चीज़ आती है? हिस्ट्री अर्थात इतिहास क्या रहा है हमारा। अर्थात इतिहास भी चेक किया जाता है। इतिहास से भी हम इफेक्टेड होते हैं। इतिहास भी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इतिहास में जिनको हम दमन कर देते हैं, अर्थात अच्छी या बुरी चीज़ें, यदि बुरी चीज़ों को हमने दमन किया, कभी कभी ऐसा होता है कि अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर वो बुरी चीज़ें विकसित हो जाती हैं। तो यदि हमारा इतिहास स्ट्रांग है, अर्थात और यदि अच्छी चीज़ों को हमने दमन किया हुआ है, ठीक है, परिस्थिति विशेष से जो है, तो उनको यदि अनुकूल माहौल मिलता है तो वो विकसित हो करके हमें बेहतर रिटर्न देती हैं।
बेहतर रिटर्न देती हैं। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि अपना इतिहास भी बेहतर बनाएं, और इतिहास बेहतर हमारा तब होगा जब हम अपने वर्तमान को बेहतर बनाएंगे। वर्तमान को बेहतर बनाएंगे अर्थात बेहतर यदि हम कार्य न कर सकें तो कम से कम बेहतर हम स्ट्रगल कर सकते हैं। यदि बेहतर स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं तो बेहतर के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते हैं तो बेहतर तरीके से स्ट्रगल कर सकते हैं। बेहतर तरीके से स्ट्रगल कर सकते हैं ताकि हमारा इतिहास बढ़िया बन सके, ताकि हमारी हिस्ट्री बेहतर बन सके। और हिस्ट्री बेहतर बनाने के लिए जब हम वर्तमान बेहतर करते रहेंगे तो भविष्य भी अपने आप में धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। इसलिए यह भी एक प्रॉपर्टी का अंग है, यह भी एक प्रॉपर्टी का अंग है। और इसके बाद में जो अन्य दो फैक्टर आते हैं, योग्यता और क्षमता। इन सारी प्रॉपर्टी से औसत रूप में योग्यता और क्षमता का विकास होता है। योग्यता और क्षमता का विकास होता है। तो योग्यता और क्षमता के आधार पर अर्थात टोटल प्रॉपर्टी से योग्यता और क्षमता का निर्माण होता है, और इस योग्यता और क्षमता से हमारी कीमत, उपयोगिता तय होती है, रिटर्न तय होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट तय होता है, सेल्स तय होती हैं। और साथ ही साथ इससे एक और चीज़ पैदा होती है जिसको हम एक और विशेष पावर विकसित होते हैं, जिसे हम रिजल्ट मेकिंग पावर कहते हैं। रिजल्ट मेकिंग पावर कहते हैं, यह भी एक पर्सनल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। रिजल्ट मेकिंग पावर आखिरकार हमारी रिजल्ट बनाने की क्षमता कितनी, कैपेसिटी कितनी, किस प्रकार के रिजल्ट हम बना सकते हैं, किस प्रकार के रिजल्ट हम दे सकते हैं, किस प्रकार का हम रिटर्न दे सकते हैं। यदि हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है, यदि ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है। हाँ, अब रिजल्ट मेकिंग पावर के साथ में एक और चीज़ आ जाती है, कॉन्फिडेंस। रिजल्ट मेकिंग पावर के साथ में जब रिजल्ट मेकिंग पावर हमारे पास में होती है, जब क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, क्या उसको हमने आजमाया है, आजमाने पर कितना हमको रिटर्न मिला, किस प्रकार का रिटर्न मिला है, तो इन सब चीज़ों से एक नई चीज़ विकसित होती है जिसका नाम होता है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये भी पर्सनल प्रॉपर्टी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनल प्राइस या पर्सनल वैल्यू या पर्सनल इम्पोर्टेंस का भी आकलन होता है। कितना है हमारे पास में सेल्फ कॉन्फिडेंस किस रूप में है, कहाँ पर है। तो इसलिए ये जो रिजल्ट मेकिंग क्षमता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और एक चीज़ आती है कि हमारा जो कंडीशंस आती हैं, जनरल कंडीशन, सामान्य कंडीशन, ट्रिपिकल कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन। अर्थात जनरल कंडीशंस में हमारा बिहेवियर, कल्चर या इफेक्ट, ये सब चीज़ें क्या है। जनरल कंडीशंस में हमारा प्रदर्शन क्या है, जनरल कंडीशन पर हमारा रिजल्ट देने की क्षमता क्या है। दूसरी चीज़ आती है क्रिटिकल कंडीशंस या ट्रिपिकल कंडीशन, जटिल कंडीशन, कठिन कंडीशन। उन कंडीशंस में हमारा रोल क्या है, हमारा रिटर्न क्या है, हमारा प्रभाव क्या है, हमारा इफेक्ट क्या है। तीसरी चीज़ आ जाती है कि इमरजेंसी कंडीशंस, अचानक कोई कंडीशंस आ जाए, वहाँ पर हमारा रोल्स क्या होता है। या गुड कंडीशन, बेटर कंडीशंस, बेस्ट कंडीशंस में हमारे रोल्स क्या हैं। बैड कंडीशन और बेटर कंडीशंस और सबसे बुरी कंडीशंस में हमारे रोल्स क्या हैं। किस तरीके से हम उनको कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से हम उनको हैंडल करते हैं या ये कह लीजिएगा संभावनाओं के संदर्भ में, प्रॉब्लम्स के संदर्भ में क्या चीज़ है, किस प्रकार के रोल्स हैं, किस प्रकार हम अपना दायित्व को निभाते हैं, चाहे मार्केट में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे सेल्स में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, किसी भी रूप में हो। या इन सब चीज़ों से एक और चीज़ विकसित होती है जो हमारी होती है कि लीडिंग और डीलिंग पावर।
डेवलप होती है। लीडिंग और डीलिंग पावर ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ख़ास करके बिजनेस सेक्टर में। अर्थात यूँ तो किसी भी सेक्टर में हम या लाइफ में भी किसको हम लीड कर रहे हैं, अर्थात आगे बढ़ कर के हम कौन सा दायित्व निभा रहे हैं, अर्थात किसका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। डीलिंग किसके साथ में हम किस प्रकार की बेहतर डीलिंग कर सकते हैं, अर्थात जो पॉजिटिव व्यक्ति हो, कस्टमर हो, सोसाइटी मेंबर्स हो, कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, सामान्य हो, असामान्य हो, किसके साथ हम डीलिंग कर सकते हैं, किसमें हमको महारत हासिल है और डीलिंग और लीडिंग का दायरा हमारा कितना व्यापक है, इससे भी हमारी प्रॉपर्टी डिफाइंड होती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि संक्षेप में ही सही इस भाग में पर्सनल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के मामले में बहुत सारे फैक्टर को हमने याद किया, बहुत सारे सेक्टर को हमने याद किया जिनके बारे में डिटेल्स चाहिए या जिनके बारे में डिटेल से जानना समझना चाहिए। तो इकोनॉमिक रिटर्न के लिए, कॉमर्शियल रिटर्न के लिए, पर्सनल लाइफ में, ये जॉब में या सर्विस में या फिर बिजनेस में या किसी फर्म, दुकान, कंपनी की लाइफ में जो है, इन सारे के सारे फैक्टर्स का होना या इन सारे के सारे फैक्टर्स के आधार पर मूल्यांकन करना, समीक्षा करना और कास्ट का निर्धारित करना या इस पर इन्वेस्टमेंट करना निश्चित तौर पर बेहतर, सार्थक और लाभकारी होता है। नमस्कार, धन्यवाद।